मारा, इसको क्यों छोड़ा? ये तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट। यहाँ पर आती है बात। इसको इसलिए नहीं मारा, इसके लिए कुछ उनके पास लोग बच गए, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक करते हैं जो आप कहते हैं रेडिएशन डिस्पर्सन, रेडिएशन, और रेडिएशन में क्या चक्कर है कि यहाँ ज्यादातर हवा चलती है ईरान से ओमान की तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ, तो उधर पूरा उधर रेडिएशन चला आता। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इजराइल पूरी वॉच कर रहा है, पूरा देख रहा है कि क्या है, क्या यहाँ पर कुछ तो इन्होंने वहीं 400 किलो नहीं तो सरका दिया वहीं ले जाकर, उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज बन करके ये मामला है। तो अब इसको निरीक्षण में रखा है, अगर कुछ करेंगे तो ह्यूमन के सहारे करेंगे, ऊपर से बम मारने की मैं आशंका नहीं करता हूं। उसका रीजन ये है, तो बुशहर में लगता है टोह लेकर ये गए, टोह लेके गए, और इनको सामने दिखा होगा, आंखों से दिखा होगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आंखों से दिखा, इन्होंने कहा हमारे एडीएस एक्टिव हो गए और उन्होंने देखा है। मेजर गौरव आर्य और बढ़िया समझाएंगे, और ये आ गए स्टूडियो में, और बहुत दूर से और काफी देर से आपका इंतजार चल रहा था, लेकिन आखिरकार आप स्टूडियो आए, धन्यवाद। और ईरान ने फिर दिखाया मिसाइल पावर। देखिए जरा मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, जब पूरी कुश्ती खत्म हो गई तब ताल ठोकी जा रही है। ईरान के शक्ति प्रदर्शन से अमेरिका तक मचा हड़कंप। आईआरजीसी चीफ ने कहा कि हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बीच जारी किया मिसाइल पावर का वीडियो। सर 3 खबरें अभी तक डिस्कस की हमने मेजरली। चाइना जो है वो कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनकी हम हर कीमत में रखवाली करेंगे, और ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं। सारी फिल्म खत्म हो गई, अब वो आए। दूसरे उन्होंने एक J-10C दिया है, उसको ट्विटर पे मैं देख रहा हूं कि तमाम जगहों पर सर्कुलेट करके अब हम इजराइल से निपटेंगे, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और ये खबर भी आप देख ही रहे हैं, ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा डिस्प्ले किया है कि देखो हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भाई साहब, जब ईरान को ठोका जा रहा था, जब ईरान के एयर स्पेस पे, जैसा सर 50 बार बता चुके हैं, रिफ्यूलिंग हो रही थी, जब उनके F-35 मंडरा रहे थे तेहरान के आसमान के ऊपर, तब चाइनीज कहां थे? ये कुछ नहीं कर रहे, ये ट्विटर के ऊपर पूरा सपोर्ट है, फेसबुक के ऊपर पूरा सपोर्ट है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, चलो लिख के दो, हम रीट्वीट करेंगे। ये सपोर्ट है भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सब हवाबाजी है इनकी। ये भी देख लीजिए जरा कि रशिया और यूक्रेन के बीच, अब ये ट्रंप पर आ जाते हैं, जरा देखिए। ये रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की कोशिश फिर नाकाम, युद्ध रोकने की कोशिश फिर से नाकाम हुई। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत, दोनों के बीच छठी बार शानदार, खैर छठी बार बातचीत फेल हुई। पुतिन ने कहा यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की जिद छोड़नी होगी। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये छठी बार इन्होंने फोन किया। उधर बिग ब्यूटीफुल बिल, उन्होंने कहा कि हम ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, और उसी बीच उनको लगा कि चलो एक फोन कर देते हैं उधर पुतिन को। पुतिन को उन्होंने फोन किया, कहते हैं पुतिन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और उसी दौरान कीव पे आग बरसा दी। नहीं, पुतिन ने आज तक कौन सा रिस्पांस करा है? इनको ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये फोन करेंगे, बोलेंगे पुतिन कल से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पुतिन बोलेगा जी मालिक जो हुक्म आपका। पुतिन ने यही बोल दिया है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, वो उसकी बात नहीं सुन रहा, ये पीछे पड़ा हुआ है बावलों की तरह, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। उसने एक के बाद एक शहर लेके मोर देन 20-25% ऑफ यूक्रेन के ऊपर आज की तारीख में रूस का वर्चस्व है, और रूस वो वापस देने नहीं वाला है। किसी को गलतफहमी है कि कल डील हो जाएगी, इनको बड़ी गलतफहमी है भाई साहब को अपने बारे में। ये सबको अपने जैसा बिजनेसमैन समझते हैं कि डील कर लो, इतने पैसे ले लो, इतने। अरे पुतिन कह रहा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए भाई, जेलेंस्की को जाके दो, मुझे चाहिए यूक्रेन की जमीन, और मैं लेकर मानूंगा। एक और बात है, अब तो जेलेंस्की डरता होगा कि अगर पुतिन से बात करने की ट्रंप ने कोशिश तो उस दिन और मार पड़ेगी, उस दिन ये एस्टैब्लिश करने के लिए 6 बार का हिसाब है। 6 बार बात की, 6 बार और बम बचा। एक और चीज सर, विद योर परमिशन मैं ये ऐड कर दूं कि भाई साहब एक और बड़ी कमाल की बात है, जेलेंस्की को यह भी डर है कि ऐसा ना हो कि ये चुपचाप फोन करे, बोले ठीक है डील, और डील के चक्कर में ये जेलेंस्की को बेच खाए। ये जो ट्रंप है ये भी कर सकता है, कहता है कि डील में, क्योंकि यही आदमी था जिसने व्हाइट हाउस में बुला के उसको सबके सामने जलील करा था, बेइज्जत ये क्या पहन के आ गए हो? सूट पहन के आना चाहिए। सूट पहन के मेरे सामने तुम ये क्या पहन कर आ रहे हो? सूट पहन कर। उसको जलील करने के बाद जेलेंस्की आज डर रहा है, ये बेच देगा उसको पुतिन के सामने ट्रंप। ये भी डील मेकर है जी। ये डील में कहीं डील डॉल वाले पुतिन कहीं इस डील के चक्कर में इनको ठिकाने न लगा दे, और एटम बम बनाने के और करीब पहुंचा ईरान। देखिए जरा, ईरान ने IAEA की एंट्री पर बैन लगा दिया है। कहा है IAEA वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो, हाँ आप लोग बाहर चलो। IAEA ईरान के परमाणु प्रोग्राम की निगरानी नहीं कर पाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती,
आईएईए के साथ सहयोग संभव नहीं है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि आईएईए वाले जब वहां थे भी तो क्या कर रहे थे? इससे बढ़िया है कि वहां नहीं है। नहीं, ये देखिए, इसमें एक और चीज है कि पहले एक औपचारिक तौर पे, कम से कम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये था कि कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है ईरान को। क्या ईरान इसको सिर्फ अपने एनर्जी के लिए कर रहा है कि ईरान उसके हथियार बना रहा है? ईरान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता आईएईए को लेकर, लेकिन एक औपचारिक रूप से एक मुखौटा था वहां पे। ईरान ने उस मुखौटे को फाड़ के फेंक दिया और बोला कि बेटा तुम यहां से निकलो, क्योंकि ये क्यों लोग घबरा रहे हैं? यानी कि अब सामने ईरान आ गया है कि हम न्यूक्लियर बना के ही मानेंगे और उसको हम हथियार बना के मानेंगे। अब तो न्यूक्लियर का हथियार बनेगा। ईरान एक तरीके से ये स्टेटमेंट दे रहा है। आईएईए को भगाना, आईएईए की वहां मौजूदगी लगभग उसी तरीके के किसी रात में जो पहरा देने वाले किसी व्यक्ति की तरह जो लठ ठक ठकाता है, सीटी बजाता है, चोरी रोक पाए ना रोक पाए, लेकिन वो मौजूदगी तो रहती है। अब वो मौजूदगी भी नहीं रहेगी। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस से कांपे पाकिस्तान का खुलासा और स्वीकारोक्ति। शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने खुलासा करते हुए कहा है कि भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर हमला किया था, उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड थे रिएक्ट करने के लिए, और उन्होंने कबूल किया कि जब यह मिसाइल एयरबेस पर गिरी तो पाकिस्तान सरकार के पास पलक झपकाने तक का टाइम नहीं था। ये समय तय करने के लिए उनके लिए काफी नहीं था कि ये इसको रिएक्ट कैसे करें, और कहीं ये ब्रह्मोस अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर तो नहीं आ रही है। लेकिन ये जीत गए। लेकिन जीत गए पाकिस्तान, जीत गए। तो राणा सनाउल्लाह साहब को तो मैं मुबारक, सर जीत आप गए हैं। चाहे उस 45 सेकंड में आपके हलक के अंदर आपकी जान रुक गई हो, चाहे आपका बैंड बज गया हो नूर खान और 10-12 ऐसे बेसिस में, चाहे तबाही मच गई हो पाकिस्तान में, लेकिन जीत आप गए हैं सर, मुबारक हो। वेल डन राणा। अफरीदी को भी एक बार कह देना। अफरीदी तो वो रजाई की तरह है जिसको सर्दियों में निकाला जाता है, फिर धूप देके अफरीदी को वापस फोल्ड करके अंदर डाल दिया। लेकिन उसमें जो कहा गया है सनाउल्लाह वाली, वो बाइट दिखाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन मेरे को बड़ा कैटेगोरिकली याद है, अभी कुछ बुलेटिन में मैंने चलाया था वो। उन्होंने कहा कि उधर से जो ब्रह्मोस आ रही थी, एक तो हमारे पास टाइम नहीं था, रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, 30 से 45 सेकंड। अच्छा, वो अपने साथ वॉर लेकर आ रही है, न्यूक्लियर वॉर लेकर आ रही है, वॉर हेड नहीं, ये उनके सलाहकार हैं, ये न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं, वो अपने साथ न्यूक्लियर वॉर लेकर आ रही है या प्लेन आ रही है, हमको तो नहीं मालूम था। लेकिन अगर इस गलतफहमी में हमारी तरफ से न्यूक्लियर चल जाता तो सोचिए क्या होता। तो ये सोचिए, नहीं देखो, धमकी फिर भी पर मैं ये कह रहा हूं कि अब बात करने का क्या फायदा। मैं देखिए पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जब सबने भर भर के अफीम खाई और अफीम खाने के बाद आप लोगों को यह विश्वास है, यह भरोसा है कि आप जीत गए, तो उस अफीम खाई हुई जीत पे आपको बहुत बहुत मुबारक भाई। मैं और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप देखिए रात के समय जैसे ही उनके ऊपर नशा हावी होता है, वो दुनिया के सिकंदर होते हैं और उनसे सब उनके पैरों के नीचे होते हैं। और उनकी उस समय भाषा भी सुनिए, उनकी भाषा ऐसा लगता है कि भाई साहब इनके आगे कोई बोल सकता है क्या। लेकिन जैसे ही सवेरे फिर हैंगओवर पकड़ रहे होते हैं अपना, ये अभी तक ये। लेकिन राणा सनाउल्लाह को ये मालूम होगा न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है और वॉर क्या होता है। नहीं, मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह को किसी ने स्क्रिप्ट दी, फिर बीच में वो हेड लिखना भूल गया, तो जो था उसने। लेकिन मजे की बात, आप जिनके बारे में अक्सर बताते हैं, वो हामिद मीर उनका इंटरव्यू ले रहे थे। जी। हामिद मीर ने अभी 2 दिन पहले एक और बड़ी बात कह दी है कि वो इजराइल हो या भारत हो, दोनों के न्यूक्लियर केवल पाकिस्तान तबाह कर सकता है। बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देता हूं हामिद मीर को। अब हामिद मीर पहले अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता था, अब हामिद मीर स्ट्रेटेजिस्ट भी बन गया। वेल डन हामिद मीर, शाबाश शाबाश बेटा, तरक्की हो रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर बोलने में हिमाकत करनी है तो हिमाकत फिर हामिद मीर जैसी होनी चाहिए। वैसे दिनेश एक बात है, पिटने के बाद इतना त्योहार मनाने वाले भी लोग कम मिलते हैं। इतना पिटे, 11 एयरफील्ड गायब, 9 मदरसे और मरकज गायब, और सब कुछ हो गया, इतने लोग मर आ गए जो टेररिस्ट वगैरह थे, उसके बाद भी खड़े होकर हम जीत गए, तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। अब बोले अगली बार आशीर्वाद में ब्रह्मोस। वैसे मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। ये जो एयर मार्शल कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जज्बा तो भाई साहब इसको कहते हैं। इतना पिटिए आप, दुनिया में आपकी हार का ढिंढोरा पिट जाए साथ में, लेकिन उसके बाद उठिए और कहिए ऐसे धूल झड़ाते हुए कि हम जीते। ये हाल है, ये है जज्बा। आगे देखिए, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर, ये आप लगातार बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जी। मेजर गौरव आर्य लगातार आपको ये बता रहे हैं कि जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो नजर नहीं आ रहे थे। 21 मई से 5 जून तक लापता थे जिनपिंग। चीनी सरकार मुखपत्र से भी गायब। पहली बार ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं होने वाले हैं जिनपिंग। और बताया ये जा रहा है
कि ये पहली बार हुआ है कि शिन्हुआ जैसे में अब वहां के मुखपत्र में इनकी कोई दिन नहीं होता था फोटो ना छपे। 3-3 4-4 दिन इनकी फोटो नहीं छपी और दुनिया भर में ये खबर है और जापान तक कह रहा है कि भाई साहब जिनपिंग इतने दिन गायब। भले ही वो कहीं भी गायब रहे लेकिन कम से कम अखबारों में दिख जाता था। नहीं बिल्कुल, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने शी जिनपिंग पर हमला करा, ये बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही उसके खिलाफ कू की तैयारी चल रही है। ये वेस्टर्न मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अब लोग परेशान हो गए, रियल एस्टेट बस्ट हो गया वहां पे बैंक बंद हो गए, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रॉस 15%। और जो सुनहरा सपना दिखाया था चीनी कौम को कि ठीक है अब वो चीनी कौम कह रही है कि चीनी कम, वो चीनी कम पे आ गए हैं आज की तारीख में और इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। सर दिनेश, इसकी दो चीजें खास हुई हैं जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पड़े हैं। एक तो इनकी जो डेट डिप्लोमेसी थी कि हम जाएंगे, चीजों खरीदेंगे, लोगों को लोन दे देंगे, लोन वापस मिले ना मिले, लोग हमारे साथ होंगे, जितने देशों को डोट दिया। तो पैसे और दूसरा BRI में जो इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से कोई चीज वापस नहीं आई है और पूरा रियल एस्टेट गिर गया यहाँ। लेकिन सर ये तो सारे पोस्ट तो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं। इसीलिए सबके लिए जिम्मेदार यही हैं। और उसके लिए जो इनका होता है स्टैंडिंग कमिटी ऑन पॉलिट ब्यूरो, जिसमें 7 ही लोग होते हैं, वो 7 लोग जो है जो अंदर बातचीत करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। वो 7 सबसे यहाँ सबसे पावरफुल लोग होते हैं पूरी पार्टी के, उनमें भी इनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। खबरों से आ रहा है अब ये मतलब कि तख्ता पलट अंदर से जरूर हुआ है और हूं जिनताओं की जो क्लिकें थी वो एक्टिव हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ 12 साल के अपने कार्यकाल में कि ये ना पहुंचे ब्रिक्स। बिल्कुल, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ली केयांग जाने वाले हैं उसमें मतलब ये तो बहुत बड़ा इशारा है कि इनके साथ गड़बड़ है। हुजिनता वही है जिनकी इन्होंने पब्लिकली बेइज्जती करी थी, जो बगल में बैठा हुआ था और शी जिनपिंग ने ये बोला था सिक्योरिटी को कि इस आदमी को ले जाओ, यहां से बाहर ले जाओ, उसने इशारा करा था। और वो इसके पहले चाइना का माई बाप था। जस्ट इमेजिन जिस लेवल पे हो जिनताओ था, वो तस्वीरें तो बहुत देखी गई हैं। वो बगल से उठ रहे हैं, वो सिक्योरिटी वाला लेके जा रहा है बाहर, बड़ी बेइज्जती वाली बेइज्जती उन्होंने करी। और चाइना का एक और चीज बता दूं, चाइना का कल्चर है कि सरेआम सैक नहीं करते, वो धीरे 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 इंसान को इररिलेवेंट कर देते हैं। मेन मीटिंग होती है उसमें कोई आता ही नहीं, मेन मीटिंग होती है इनको बताते ही नहीं। इस तरीके से चाइना धीरे धीरे जलील करके आदमी को निकाल देता है, जैसे शी जिनपिंग ने हु जिनताओ को करा था। अब इसी के साथ वही हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके सिर की भी एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी शायद हुई है 2024 में और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि इनके सिर में निशान बहुत गोपनीय रखते हैं ना हर चीज को। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सर्जरी से भी जाती है और उसके बाद ये उतने एफिशिएंट नहीं रह गए। दिनेश, इतने गोपनीय कि यही गोपनीय हो गए। पूरा मामला गोपनीय चल रहा है और अब सब लोग इस पर चिंता कर रहे हैं गए कहां। तो गए कहां हम सब जानते हैं कहां गए। हु जिनताओ को इन्होंने गायब किया, अब उनका क्लिके सामने। तो ये बड़ी अच्छी बात अभी एयर मार्शल श्रीवास्तव कह रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए ना, आप जिस चीज का काम करेंगे, अगर आप इत्र का काम करते हैं, इत्र हाथ से महकेगा, वहां इतनी गोपनीयता बरती जाती है, इतना चीजों को क्लैंडस्टाइन रखा जाता है, खुद ही गोपनीय होने की तरफ चल पड़े। 1971 युद्ध पर बिलावल भुट्टो का बयान, चलिए सुन लीजिए इसको, अजीबोगरीब बयान। ये जो माल फूकने वाली बात कहते हैं ना मेजर गौरव आर्य, देखिए माल फूकना कैसे होता है। बिलावल भुट्टो का अजीबोगरीब बयान, पाकिस्तानी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और 4 जंग में हार पर भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं जरा देखिए, ये सुनिए। और हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि कहां से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इनको चाहिए वो ढूंढ लेंगे। इन्होंने कहा यह है कि देयर इज नो वर्ड एज सरेंडर इन पाकिस्तान डिक्शनरी। इसी का नाना भीख मांगने गया था शिमला, जो ये कह रहा है ना कि सरेंडर नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो गया था 1972 में शिमला और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने गिड़गिड़ाया था। यही गिड़गिड़ाया था, पैर पे गिर के श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने गिड़गिड़ाया था इसका नाना, जो आज कह रहा है सरेंडर नहीं है। 92,000 पतलूने आज भी ढाका में है, उसका म्यूजियम बना देना चाहिए बांग्लादेशियों। एक म्यूजियम बनाओ जिसमें सारी की सारी पाकिस्तानियों के पतलूने वहां पे टांगी हैं। ये देखिए ना, ये इसको कहते हैं चमचागिरी। ये क्या चाहता है कि जिस दिन शहबाज हटे तो मुझे गद्दी पे विराजमान कर दें ये लोग। ये चाह रहा है ये। इसीलिए पाकिस्तान, इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है कि पाकिस्तानी फौज को सरेंडर जैसी चीज, अरे सरेंडर ही तो पता है उनको और इसके आलम क्या पता है उनको। गौरव एक ऐड कर दूं जी, इसको नहीं बनाएंगे। मरियम जी उधर लाइन में खड़ी हैं। अब सर ये बात आप ठीक कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री की बात भी की जाती है। मरियम जी का जो हाँ, वो जो आप नहीं कह रहे वो दर्शक समझ रहे हैं। लेकिन क्या वो इतना प्रगाढ़ चल रहा है मामला? बहुत प्रगाढ़, क्योंकि बनाना इन्हीं को है, मार्शल जी को।
ओ तो फिर फील्ड मार्शल। तो ये बिलावल अपनी मिट्टी पलीत करने में क्यों, ये इतना सारा कह भी देगा, आने वाले दिनों में हलक पे फंस भी जाएगा, लोग हाथ डाल के निकालेंगे क्या कहा था बोल फिर से, और फिर ये वहां वो गद्दी भी नहीं मिलेगी, तो ये फिर क्यों कर रहे हैं, गुनाह बेलज्जत हो जाएगा। कुछ चीजें होती है ये कहते हैं कि गुनाह बेलज्जत नहीं किया जाना चाहिए, अगर गुनाह करो तो कम से कम उसके एवज में कुछ मिलना चाहिए, तो फिर ये एवज क्या होगी इनकी, क्या मिलेगा इनका? कुछ नहीं, इनकी एक उम्मीद है। और इनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा नाना फलाना था तो मेरी माँ फलानी थी तो मेरा बाप फलाना है, तो इसीलिए मुझे, इसको क्यों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया था? आप समझ लीजिए, पाकिस्तान कहता है कि ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम, और उनका टैगलाइन ही यही है, कॉलर ट्यून ही यही है कि ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री। ओ भाई, तुमने कल के बच्चे को क्यों बनाया और खड़ा किसके सामने कर दिया? डॉक्टर जयशंकर के सामने। ये तस्वीरें वो देखते नहीं होंगे, बिलावल क्या ये तस्वीरें नहीं देखते होंगे, ये सिलेबस से बाहर कर दिया है। ये देखिए साहब, ऐसा है। ये बताइए जरा मेजर गौरव वाली क्या तस्वीरें हैं ये हमारे दर्शकों? ये पाकिस्तान जब जीता था, जब पाकिस्तान 1971 में जंग जीता था, और पूरी तरह से, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान ने लाल किले पे जब सब्ज परचम लहराया था और भारत ने अपनी जीत तस्लीम करी थी, हार तस्लीम करी थी, सॉरी हार तस्लीम करी थी, उसकी कहानी है। अरे बिलावल सही बोल रहे हैं, इस फौज ने कहां सरेंडर देखा है साहब? ये इस तरीके से कौन पतलूने उतारते हैं? ये बिलावल से पूछा जाना चाहिए कि ये पतलून उतारते हुए पाकिस्तानी नहीं है क्या इस तरीके से सरेंडर करते हुए और वहां दस्तखत करते हुए, क्या वो सरेंडर के अच्छा वो कागज इनके पास भेजे गए तो उससे मुकर जाएंगे क्या? ये सबसे मुकर जाएंगे। इन्होंने पता है पाकिस्तान स्टडीज में अपने बच्चों को क्या सिखाया है पाकिस्तानियों ने? इतनी मक्कार कौम है ये पाकिस्तानियों की, इन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि वो लड़ाई हम जीत गए थे, वो 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन भारत ने कुछ साजिश करी है। अच्छा ये बताइए, जिस दिन सरेंडर हुआ जी, उस दिन तक वहाँ का अखबार डॉन ये छाप रहा था कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़, अरे वहाँ सरेंडर हो गया, तुम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते, पूरे कुएं में भांग घुली है क्या? उन्होंने ये उन्होंने यहाँ तक बोला था कि साहब हम बस जीतने वाले हैं, किसी भी दिन आपको खुशखबरी मिल सकती है, और काफिरों को इतना मारा है कि काफिर हाथ जोड़ के रो रहे हैं हमारे सामने, क्या मालिक माफ कर दो मालिक। और वो किस्सा भी तो बता दो, जो याया जो बैठे अंदर दारू पी रहे थे, हम तो जीत ही गए। मैं वो किस्सा बता नहीं सकता सर, फैमिलीज देखती हैं। इनका जो डिक्टेटर था याया खान, याया खान के कमरे में 3 दिन तक उसका एडीसी खटखटा रहा था कि सर प्लीज हम लोग हार रहे हैं, ढाका इज फॉलन, सर प्लीज ढाका गिर चुका है, आर्मी सरेंडर करने जा रही है, सर प्लीज कुछ करें आप राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। वहां से सिर्फ एक आवाज आई, डू नॉट डिस्टर्ब। शराब के नशे में, और XYZ he was busy। नाउ अब आप अपने हिसाब से XYZ समझिए, हम आप प्रबुद्ध हैं सब, और अब टुकड़ों में जाएगा ब्रिटिश नेवी का फाइटर। अगली खबर देखिए जरा, ये जो है ये जिसके आसपास बड़ा मिस्ट्री बना के रखी जाती है, ये हमारी बड़ी खतरनाक मशीन है, देखिए उसका क्या हाल हुआ पड़ा है। ये केरला में खड़ा हुआ है, और अब तो कहते हैं केरला में सर इसको लेके मीम बन रहा है कि जो केरला आता है वो नहीं जाता है, इसको देख लो, F विमान को देख लो। अब बहरहाल 14 जून से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर F-35 खड़ा हुआ है, रिपेयरिंग के बाद भी फाइटर उड़ान भरने की हालत में नहीं है। 14 जून को फाइटर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिसाब, सुनने में बड़ा बजनी नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन हालत देखिए क्या है। और कहा कि अच्छा, इसको ये भी कहा गया कि ऐसे खुले मत रखो, बहुत तुम्हारा कीमती है, चलो हैंगर में, कहते हैं इनको इस बात का डर था कि वो स्टडी ना कर लिया जाए एयर मार्शल सर। ऐसा है ना, वो इतना गुप्त इसीलिए रखा जा रहा है कि अब ये गुप्त तरीके से इसको इसके विंग्स निकाले जाएंगे, इसका टेल निकाला जाएगा, तब ये इतना इसको गुप्त रखा जा रहा है ताकि इसको जो रोग हो गया है वो गुप्त ही रहे। उसके बाद इसके दोनों विंग्स निकल जाएंगे, इसका टेल निकल जाएगा, और तब ये ग्लोब मास्टर में अंदर चला जाएगा। तो सर अब इसके पुर्जे करके, पुर्जे मतलब बहुत ज्यादा पुर्जे नहीं होंगे, मतलब लेकिन विंग्स अलग, तेल अलग, उसी को पुर्जा इसके साथ हुआ क्या, तबीयत कैसे खराब हो गई इसकी? देखिए तबीयत इसकी इतनी खराब हो चुकी है कि अब पूरे F-35 बड़ा खतरनाक है, तो अकेला है, पूरे लॉकहीड मार्टिन की तबीयत खराब हो गई, अब कोई F-35 खरीद नहीं रहा है। लोग कह रहे भाई साहब तो कहीं चला गया, ऊपर से केरला वाले कह रहे हमारे यहाँ जो आता है वो जाता नहीं, क्योंकि हम इतने सुंदर देश हैं। तो अब ये वाली बात आ गई है, गॉड्स ओन कंट्री। अब ये डर का माहौल फैल गया है। ये आप अगर सीरियसली स्पीक अगर मुझसे पूछेंगे तो इनका जो भी इनके पास टूल्स टेस्ट इक्विपमेंट लेके आना था, वो इनके जो हम कहते हैं BRD बेस रिपेयर डिपो लेवल जो होता है उसमें नहीं हो सकता है, इसको OEM के पास ही जाना पड़ेगा।
अच्छा 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 equipment original manufacturer के पास equipment ये लॉकहीड मार्टिन जाएगा। ये लॉकहीड मार्टिन जाएगा। हाँ। और ये बात कि जहाज उतरे सर, ना ये उड़ इसमें सके, बहुत सारी- आज तक मैंने ये घटना एयरफोर्स में नहीं देखी। सर, इंडियन जैसे किराना हिल्स के इर्द गिर्द बहुत सारी मिस्ट है, इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी इस तरह की धुंध है। हाँ। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले मामले में कुछ हमने इधर से सिग्नल भेजे, कुछ ऐसा हुआ कि मामला ऐसा फंस गया कि इनको लैंड ही करना पड़ा। कुछ कह रहे हैं फ्यूल वाला मामला था, बहुत सारी चीजें चल रही। एक्चुअली क्या हो सकता है? देखिए पॉसिबिलिटी, अब सीरियसली हमारा हाँ। शो तो वैसा है ना, हाँ। लेकिन सीरियसली स्पीकिंग हाँ। पॉसिबिलिटी ये है कि ये उतरे किसी इमरजेंसी की वजह से हाँ। जो गलत अनाउंस की गई। ओह। फ्यूल की इमरजेंसी मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी तो आप टेक ऑफ किए थे वहां से, राइट। तो आपने सब कुछ किया होगा। वेदर की इमरजेंसी नहीं मानता हूँ, हाँ। क्योंकि अगर वेदर खराब होता, वो प्रेडिक्टेबल होता, तो आपको क्यों कोई टेक ऑफ करने देता? तो ये F-35 का मार्केट इससे क्या मतलब, क्या उसको? देखिए रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हुई है। हाँ। कोई भी जहाज खराब हो सकता है और ये पहली बार नहीं है कि F-35 खराब हुआ है। हाँ। लेकिन इतना समय लग गया, खुले में पड़ा रहा, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस था वो कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बात बोलूं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है ना सोशल मीडिया में जी। कि ये कर दिया और भारत ने उसकी टेक्नोलॉजी देख ली, ये सब नहीं है। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मानता हूं, सर ने बोला बिल्कुल बात ठीक बोली है, इसमें ऐसी खराबी हुई है कि इंग्लैंड के, यूके के बस का नहीं है इसको ठीक करना। अब ये जाएगा जिसको हम फौज में कहते हैं बेस वर्कशॉप। अब ये वहां पे पाना वाना लगा के इसका एक स्क्रू लेवल टाइट करा ऊपर, जाएगा। हाँ, एक लेवल ऊपर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास ही जाएगा। हाँ। क्योंकि कुछ सुविधाएं हाँ। उन्हीं के पास होती हैं। फाइनल फ्रंटियर उसको मानते हैं, हाँ। जहां ये जहाज बना था। अब बात ये आती है कि इसमें क्या हो सकता है। वो वाली जो बात आती है, क्या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती ठीक। है? अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती तो इक्विपमेंट लाके रीलोड कर देते। तो आप कह रहे हैं मतलब कि ये मिक्स्ड है। इसका मतलब इसके अंदर जो अब ये इलेक्ट्रॉनिक, जो बीमारी है ये मायके जाके ही ठीक ये होगी। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। चलिए अगली खबर देख लीजिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM डील को दी मंजूरी। 36,000 करोड़ की लागत से खरीदी जाएगी ये मिसाइलें। थल सेना को 3 रेजिमेंट्स, वायुसेना के लिए 3 स्क्वाड्रन। क्या फर्क पड़ेगा सर इसके आने से? बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो हमारा स्वाम ड्रोन्स का जो अटैक Threat होता है, है, हाँ, threat है, हाँ। उसको हैंडल करने में बहुत सक्षम अच्छा, रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये पॉइंट डिफेंस के काम आएगी। जब हम पॉइंट डिफेंस करते हैं उसका मतलब सम एरिया विच इज स्पेस के हिसाब से छोटा है, अच्छा। उसके डिफेंस में काम आएगी। और इसमें जो मिसाइल लगे उसकी लागत भी कम है। तो ये एक तरीके से टेरराइजेशन बोलते हैं, हाँ। उस टेरराइजेशन में काम आएगी, लास्ट ईयर में काम आएगी। ये बहुत जरूरी है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं प्रतिशोध में कि इस तरीके का एक्विजिशन, इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्पीड में कभी डिफेंस के सेक्टर में हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। देखिए सेना 400 हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी HMRV खरीदेगी। मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएगी HMRV सर्विलांस सिस्टम ड्रोन से लैस होंगे। 2 सालों में HMRV की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। सर ये क्या होता है HMRV? देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं ना इसमें HMRV, सर दिस इज दैट व्हीकल बेस्ड थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। Yeah. यस, व्हीकल बेस्ड High mobility. इक्विपमेंट, बिल्कुल सर, हाई मोबिलिटी व्हीकल बेस्ड इक्विपमेंट है और ये काफी चीजों में मदद करेगी। सर मैं हाई आपसे मोबिलिटी रेस्क्यू व्हीकल रेस्क्यू व्हीकल, सर rescue. इसमें इज इट आल्सो अ malfunctioning थिंग, हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट और नो? नो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्क्यू व्हीकल आप बोल रहे हैं, हाँ। तो किसी भी चीज में जाकर के जहां हमें जरूरत पड़ी जी, वहां पर हम मैं वही कह रहा था सर कि जहां जरूरत पड़ेगी। हाँ। ये बेसिकली क्या है कि जब कोई चीज खराब होती है सर, हाँ, बिल्कुल सही। जी, ऐसा है, जब ये- कोई चीज खराब होती है, that is what I, इसका बैकग्राउंड दे दूं। जितने भी पहले मिसाइल स्क्वाड्स आते थे, उसमें एक रेस्क्यू व्हीकल रहती थी हमेशा। अच्छा। तो आपने अभी बहुत सारे ले तो लिए, उसको ले जाने के लिए वापस नहीं, वापस अगर- नहीं, हाँ। वहीं ऑन द स्पॉट ठीक करने के Okay, लिए। जैसे F-35 खराब है, कौन ठीक Right, करेगा? right, तो right. रेस्क्यू व्हीकल में आपके लॉजिस्टिक्स होती है, इसमें- सामान छोटे छोटे होते हैं। इसमें क्या और होता है कि equipment होता किसी भी वेपन प्लेटफॉर्म का जब खराब हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कि भाई क्या आप उसको पीछे भेजोगे, आगे भेजोगे। हाँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है क्या करेगा कि जल्दी से जल्दी इसको वहीं पे ठीक करा और आगे बढ़ो। सही पकड़े हैं, ओह। बिल्कुल सही पकड़े हैं। वेपन प्लेटफॉर्म जितने तरह के होते हैं, कोई गड़बड़ी आए तो जाकर वहीं जगह पर ठीक कर देगा। ये इसकी खासियत होती है। बहुत धन्यवाद सर। आज थोड़ा लेट जुड़े आप, दर्शक मुझे कह रहे हैं और मुझे सुनाई दे रहा जी। है। कॉम्पनसेट कीजिएगा। धन्यवाद, जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय सर। अब इनके मुझसे बाहर की Thank you. बात की। बस बढ़िया जुड़े।